हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। लगभग 10 डेज से ज़्यादा हो चुका है। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। उस बीच में काफ़ी सारी अपडेट आई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आउट हुआ, वैकेंसी आई। लेकिन इस वैकेंसी से सभी स्टूडेंट्स निराश हैं, बिकॉज जो नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी उससे काफ़ी कम वैकेंसी जो है ओपन की है। जैसा कि काफ़ी सारे ट्वीट हुए, रेल मंत्री ने बोला कि हमारे पास में इतना नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट है, और वहां पर देखा तो लगभग 5600 वैकेंसी यहां पे निकाली गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये काफी ज्यादा आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है, क्या सर ये नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है? ये इस पर ट्विटर कैंपेन चले, काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली वैकेंसी में इजाफा हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। रेलवे बिल्कुल चुप बैठा हुआ है कि हम लोग वैकेंसी को इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। अब देखो, ये तो रेलवे की बात है, डिपार्टमेंट की बात है। डिपार्टमेंट चाहेगा तो डेफिनेटली वैकेंसी को इंक्रीज करेगा, और वो नहीं चाहेगा तो कितना भी कुछ हो जाए वो वैकेंसी को इंक्रीज नहीं करने वाला है। तो ये तो क्लियर है। लेकिन जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म को ही फिलअप नहीं किया है। तो यहां पे लास्ट डेट से पहले अपने फॉर्म को फिलअप जरूर कर दीजिएगा। बीच में भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, लास्ट डेट से पहले भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप करेंगे उनको एग्जाम देने का मौका मिलने वाला है। लेकिन इस रिक्रूटमेंट के हिसाब से हम लोग सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यदि आप लोग इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जो ऑफिशियल डेटा है, क्या कुछ कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, तो वो चीजें मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूंगा। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी बनाई थी, लेकिन वो पिछले एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से बनाई थी। यहां पर भी काफी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन अभी का जो करंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके हिसाब से भी हम लोग चीजें देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये आप लोगों का रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, CN01/2024 आप लोग देख सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की कोई भी पोस्ट इन्होंने ओपन नहीं की है। तो फिलहाल ALP का हम लोग सारी चीजें यहां पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की यदि बात करें, आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 20 जनवरी 2024 से, एंड लास्ट डेट की यदि हम लोग बात करें 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग कुछ भी इनकरेक्ट करते हो फॉर्म फिलअप के टाइम, तो उसको मॉडिफिकेशन का भी डेट इन्होंने दिया है कि हम लोग 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी तक हम लोग डेट रखेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को फी पे करना पड़ेगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो अपने फॉर्म को जो है बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट ALP है। यदि हम लोग 7th CPC के अकॉर्डिंग देखें तो लेवल 2 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा, जिसका बेसिक जो है रहेगा 19,900 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह काफी बढ़िया होते हैं, तो उसकी वजह से सैलरी आप लोगों की काफी अच्छी हो जाती है। मैंने सैलरी स्लिप के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दी है। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें, 18 से 30 वर्ष आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि OBC कैटेगरी है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को समझिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हम उनको एक बार देख लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। सबसे पहली चीज आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों की है, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो जो है अपेयरिंग स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, उनका रिजल्ट जो है आ चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ITI का एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप फिल नहीं कर पाओगे। तो ये चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेडिकल फिटनेस वगैरह के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। एज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी नीचे दी गई है। तो हम डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि हम लोग फॉर्म तो भाई फिल कर देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी हम लोगों को पता है। यदि हमने ITI की है, इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा की है, हम लोग फॉर्म को फिलअप कर देंगे, लेकिन उसकी तैयारी किस प्रकार करना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे हम उसी चीज के बारे में विशेष फोकस कर रहे होंगे, बाकी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो यहां पे विजन स्टैंडर्ड वगैरह दिया गया है, थोड़ा सा यहां पे एज लिमिट के बारे में दिया गया है। SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, जहां
पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको समझना बेहद जरूरी है। एप्लीकेशन फी भी देख लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई कितना पैसा लगेगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो यदि आप लोग अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST एक्स सर्विसमैन को छोड़ के बाकी सभी कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपीज है, लेकिन 400 रुपीज आप लोगों का रिफंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे अदर कैटेगरी जितने भी हैं जैसे कि SCA STA एक्स सर्विसमैन वगैरह फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपीज चार्ज रखा गया है, वो भी आप लोगों का फर्स्ट स्टेज के बाद में रिफंड हो जाएगा। आपकी बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, अकाउंट नंबर वो करेक्ट जो आप लोगों को फिल करना है। मोड ऑफ फी पेमेंट सारा कुछ ऑनलाइन करना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं करना है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा, कोई भी अदर लिंक से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि काफी सारी फ्रॉडबाजी जो है यहाँ पे होती है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग काफी सारी लिंक आपको दिए जाती हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में अवेयर रहिएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, रिजर्वेशन वगैरह देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है कुछ एंड वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। यहां पे सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करेंगे, आपको ओनली RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टेज कितनी है, सबसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ एंड 5, यानी कि टोटल 5 स्टेजेस हैं। इसमें से आपकी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको समझना बेहद जरूरी है। एंड आप लोगों का साइको जो थर्ड स्टेज है वो भी महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके बाद में तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचता है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन बचता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो, आपके पास में सही सर्टिफिकेट है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तो यहां पे तो कोई दिक्कत है नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन में यदि आप लोग फिट हैं, आपका विशेष ध्यान दिया जाता है आइस के ऊपर, 6x6 की आइस होना चाहिए, तो यहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे हाथ में क्या है, यदि कोई मेडिकल अनफिट है उसके ऊपर तो आप काम नहीं कर सकते, लेकिन ये अदर चीजें जो है ना उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। अभी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो यदि सही तरीके से इन चीजों को समझ लेते हो। समझिएगा, जो सबसे पहला स्टेज है CBT फर्स्ट है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेज की यदि हम लोग बात करें तो जो आप लोगों का CBT 1 होगा वो ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम मतलब इसका कोई भी मार्क्स आप लोगों के फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होने वाला है। यहां से स्टूडेंट्स की छटनी होने वाली है, क्योंकि अभी लाखों स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। उसमें से कोई एवरेज स्टूडेंट्स होगा, कोई बहुत होशियार स्टूडेंट्स होगा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था, उनने पढ़ाई तो छोड़ दी थी, सर्टिफिकेट है उनके पास में, लेकिन मेरा दोस्त फॉर्म फिल कर रहा है तो मुझे भी करना ही करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अलग करने के लिए स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाता है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम में बेसिकली होगा क्या, यहां पे समझिएगा, इससे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। अब यहां पे होने क्या वाला है इसको थोड़ा समझिएगा। यहां पे यदि हम लोग देखें, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का। इस एग्जाम को 60 मिनट का समय मिलेगा हल करने के लिए। टोटल क्वेश्चन 75 होंगे, 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। क्लियर है? एंड यहां पे फोकस करिएगा, आप लोगों को इसको पास करने के लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या है, UR EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए 30%, SC कैंडिडेट के लिए 30% एंड ST कैंडिडेट के लिए 25%। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप यदि UR एंड EWS कैंडिडेट हैं और आपने 40% मार्क्स लेकर आ गए तो आप CBT 2 में मौका मिल जाएगा। जी नहीं, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, राइट? तो आप CBT 2 में कैसे पहुंचोगे, इन्होंने यहां पे क्लियर किया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो CBT 1 एग्जाम देंगे उसमें जितने स्कोर आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग कहां जाओगे, CBT 2 में जाओगे। CBT 2 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 टाइम यानी कि 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, राइट? तो ये चीज क्लियर है। यदि 100 पोस्ट होती तो 1500 स्टूडेंट्स को CBT 2 देने का मौका मिलता। तो सभी स्टूडेंट्स CBT 2 में नहीं जाने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज में ठीक ठाक स्कोर करेंगे, थोड़ा सा भी यदि आपका लेवल ठीक है तो आराम से आप उस कैटेगरी में आ सकते हो। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखो यहां पे फायदा क्या हो जाता है, यहां पे अब इसको समझिएगा, इसका सिलेबस समझ लो क्योंकि ये भी
इंपॉर्टेंट है। आप सीबीटी 2 में जाओगे जब भी तो वहां पे भैया जिससे मेरिट बननी है उसमें स्कोर करोगे, यदि यहीं से बाहर हो गए तो आगे के स्टेज का आपके लिए मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें देखो, सिलेबस को समझ लिया ना, सबसे महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, यानी कि जितने भी मैथमेटिक्स में आप ये टॉपिक देख रहे हो ना, काफी सिंपल टॉपिक है और 10th स्टैंडर्ड लेवल के, कोई भी एग्जाम ले रहे हैं वहां पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे भी यदि हम लोग फर्स्ट स्टेज के मैथमेटिक्स की स्पेशली बात करें तो काफी सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हो। उसका रीजन है यहां पे यदि आप लोग देखोगे टोटल 60 मिनट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, यानी कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कैलकुलेशन वाला हो। आप लोगों से बेसिक चीजें पूछी जाएंगी कि आप लोगों को रेशो प्रोपोर्शन का ज्ञान है या नहीं, परसेंटेज का ज्ञान है या नहीं। तो आपको करना क्या है, जितने भी टॉपिक यहां पे दिए गए हैं उन टॉपिक के बेसिक चीजों को क्लियर करना बेहद जरूरी है। वहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप करो या ना करो, लेकिन सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, परसेंटेज का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, रेशो प्रिपरेशन क्या, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे देखना पड़ेगी। मैं स्पेशली अगेन रिकमेंड करूंगा, काफी बार और आप लोगों से बोला हूं कि आईटीआई का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में ये सारे टॉपिक आपको एज इट इज देखने को मिल रहे होंगे और वहां पे काफी अच्छा आप लोगों का क्वेश्चंस लेवल है, 10th स्टैंडर्ड लेवल का है और काफी डिटेल्स में और बेसिक चीजें हैं जिससे कि फंडामेंटल आपका क्लियर हो सके। मेंटल एबिलिटी की यदि हम लोग बात करें, यहां पर भी आप लोग देखोगे सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, रीजनिंग भी उसी प्रकार की रहेगी। जनरल साइंस, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए। यदि हम लोग जनरल साइंस की बात करें, यहां पे फिजिक्स से भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे एंड लाइफ साइंस से भी क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जा रहे होंगे। ज्यादा क्वेश्चन रेलवे पूछता है किसकी तरफ, फिजिक्स की तरफ जाता है, तो फिजिक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री को भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहां पे आएंगे। जनरल अवेयरनेस की यदि बात करें, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में क्या क्या अभी जो डेवलप हुआ उससे क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होंगे, कल्चर से क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब बात आ जाती है सेकेंड स्टेज की सीबीटी 2 की। मान के चलते हैं कि ये जो पूरा सिलेबस है इसमें आप लोग एवरेज हो, मैथमेटिक्स में भी एवरेज हो, रीजनिंग में भी आप लोग ठीक ठाक कर लेते हो, जनरल साइंस में कर लेते हो, जनरल अवेयरनेस में कर लेते हो, तो यहां से आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है वो ये प्रॉब्लम होती है कि जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो यहां पे काफी अच्छा स्कोर फोड़ देता है और उसकी वजह से जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है उसका नॉन टेक्निकल उतना अच्छा नहीं होता है, वो यहां पे स्कोर अच्छा नहीं कर पाता। अब वो हो जाता है बाहर। उसके बाद में जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है वो जब सेकंड स्टेज में आता है, इसका पार्ट भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, वो यहां से बाहर हो जाता है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि यदि आप लोग देखोगे, यदि आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हो और आपने इसको क्वालिफाई कर लिया ना, तो यहां पर मेरिट में आने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं आखिर कैसे ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो 40% स्टूडेंट्स होंगे ना जो फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके यहां पे फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करके आए जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत फाड़ू है, सारी चीजें अच्छी हैं, वो जो है जब से स्टेज 2 में आएंगे और वो पार्ट बी देखेंगे, पार्ट बी में जो टेक्निकल ट्रेड वो अपना चूज कर रहे हैं वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जो टेक्निकल बंदा है जिसका थोड़ा सा नॉन टेक भी अच्छा है और वो यहां पर कुंडी लगा देता है, तो वहां पे इसका चांस ज्यादा हो जाता है कि भैया वो क्वालिफाई कर जाए, यानी कि वो मेरिट में आ जाए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो नॉन टेक में अच्छे हैं वो यहां पर भी फर्स्ट स्टेज जिससे कि मेरिट बनना है, जो आप लोगों का पार्ट ए है सीबीटी 2 का, उसमें यहां पर भी वो अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि 35% पार्ट बी में लाना है, वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, राइट। तो वहां पे हाई स्कोर वाले बंदे पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई हो गए, वो यहां से बाहर हो गए, उनको मेरिट में जोड़ना ही नहीं है। तो बचा कौन, जिसका टेक्निकल भी थोड़ा अच्छा है और नॉन टेक्निकल भी थोड़ा अच्छा है, वो स्टूडेंट्स एएलपी में सिलेक्ट हो जाते हैं। जनरल केस में ये चीज देखी गई है। अब यहां पे समझिएगा, मान के चलते हैं आप सीबीटी 2 में आ जाते हैं। सीबीटी 2 में यदि आप लोग देखोगे, दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों को समझिएगा।
पार्ट ए पार्ट बी का देखा जाए तो टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और टोटल क्वेश्चन होंगे 175। यहां पे पार्ट ए के लिए 90 मिनट का समय मिल रहा होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। अगेन देखोगे पार्ट ए में यदि हम लोग देखें, पार्ट ए का सिलेबस मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहां पे क्या होता है, जो टेक्निकल बंदा आया उसको यहां फायदा मिल जाता है। देखो क्या होता है, यहां फायदा मिल जाता है उसको, क्योंकि यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूछ रहा है, बेसिक साइंस भी पूछ रहा है, ये दोनों टेक्निकल बंदे की अच्छी होती हैं। मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप लोगों की ठीक ठाक है ना, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ में टेक्निकल अच्छा होना ही चाहिए, और टेक्निकल बंदे का टेक्निकल अच्छा है ही। तो यहां पे समझ रहे हो अब क्या हुआ, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पे 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, 90 मिनट है, तो मैथमेटिक्स भी सिंपल आ रहा होगा, रीजनिंग भी सिंपल आ रही होगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग यदि आपकी अच्छी है, यहां पे तो समय की कोई बात ही नहीं है। आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल या साइंस में अच्छे हो तो क्वेश्चन देखोगे, आंसर लगा दोगे। पार्ट बी की बात करें, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी आप लोगों का अगेन क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें क्या है, जिसने जो ट्रेड चूज करी है उस ट्रेड का सिलेबस पूछा जा रहा होगा। यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड को चूज किया है तो फिटर ट्रेड से क्वेश्चन होंगे। अब आईटीआई वाला तो अपनी ही ट्रेड चूज करेगा, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले हैं वो अपने जो है डोमेन के हिसाब से चूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाला है इलेक्ट्रिशियन चूज करेगा, मैकेनिकल वाला है फिटर को चूज करेगा। तो इस प्रकार से आपने जो ट्रेड चूज करी है उस ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आईटीआई लेवल के होते हैं, इसलिए आईटीआई स्टूडेंट्स को यहां पे बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको लेवल यहां उतार के लाना पड़ता है, राइट। क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम होते हैं जो वो पढ़ते आ रहा है, और डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा ये चीज मुश्किल हो जाती है। इसीलिए डिप्लोमा वालों का नॉन टेक्निकल भले ही अच्छा है, लेकिन वो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, और उसकी वजह से मेरिट डाउन हो जाती है, और वहां पर मौका मिल जाता है आईटीआई स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये चीज यहां पे समझ में आ रही है। अब देखो मैंने क्या बताया, ये जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला, और ये जो हिस्सा है यहां पे हम लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि इससे बननी है मेरिट। पार्ट सीबीटी 2 के पार्ट ए से बनेगी क्या, मेरिट। यहां से मेरिट बनेगी, लेकिन मेरिट कब बनेगी, जब आप लोग पार्ट बी में क्वालिफाई कर जाओगे। जो ट्रेड चूज किया है, ट्रेड से जो क्वेश्चन आने उसमें क्वालिफाई आप कर जाओगे। लेकिन आईटी स्टूडेंट्स को क्वालिफाइंग का दिक्कत नहीं है, आप स्पेशल टेक्नो से जुड़े हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पर्टिकुलर कोर्सेज भी आप लोगों का सीबीटी 2 का पार्ट बी का अवेलेबल है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यदि कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग इनरोल कर सकते हो। वहां पर पार्ट बी का तो आपको टेंशन छोड़ ही देना है, मतलब वो तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए यूं ही है, डिप्लोमा वालों के लिए यूं ही है, कोर्स में इस तरीके से कवर कराया है, राइट। अब थोड़ा चीजों को समझिएगा। पार्ट बी हम लोग 35% लाना है, 35% यहां पे सिलेबस क्या रहेगा, पूरा ट्रेड थ्योरी का सिलेबस रहेगा आप लोगों का, राइट। जैसे फिटर ट्रेड चूज कर रहे हो तो ट्रेड थ्योरी, फिटर ट्रेड की सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अब ऐसा नहीं है ओनली ट्रेड थ्योरी से होंगे, पार्ट बी में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। डीजीटी की वेबसाइट पे पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो ये नहीं है कि ट्रेड थ्योरी आएगी, वहां इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेगा। अब पार्ट बी में एक्चुअल में होने क्या वाला है, यहां पे तो टोटल ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे पार्ट बी की यदि हम लोग बात करें, 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहने वाला है। तो राइट, अब यहां पर क्या पार्ट बी क्वालिफाई हो जाता है, मेरिट में आ जाते हो पार्ट ए की वजह से। अब आप लोगों का होगा भैया साइको टेस्ट, साइको टेस्ट यदि क्वालिफाई कर जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा यदि आप लोग पास हो जाते हो तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहां पे जो साइको के लिए बुलाएंगे वो 8 टाइम बुलाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी के 8 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। उसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के बाद में आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें, आप लोगों को सिंपल आरआरबी की वेबसाइट पर जाना है, जहां से सारी चीजें आपको दी गई हैं। उस प्रकार अपना फोटोग्राफ इस साइज का लेना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, वो सारी चीजें यहां पे दिखाई गई हैं। वेबसाइट यहां पर आरआरबी की सारी कुछ दी गई हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जिस जोन से आपको अप्लाई करना है वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, राइट। यहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में दिया गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल हैं, वो चीजें भी हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। देखिए यहां पे यदि हम लोग बात करें असिस्टेंट लोको पायलट में, आप लोगों का 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप
आपने SCBT से ITI किया हो चाहे NCBT से ITI किया हो, दोनों ही स्टूडेंट्स को रेलवे एलिजिबल करता है। ट्रेड्स की बात करें, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक एंड यहाँ पे रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, काफ़ी सारी ट्रेड यहाँ पे दी गई है। टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, ये सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। या आपने 10th क्लास किया है एंड आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप किया है डायरेक्टली 3 ईयर अप्रेंटिस वाले, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। एंड यहाँ पे डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, जब भी आप अप्लाई कर पाओगे। एंड यदि आप डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं तब भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गाइस देख लीजिएगा किसको क्या ट्रेड जो है चूज करना है, उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हो। कभी भी ऐसे नहीं जाना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पे ज्यादा है वहां पे हम लोग अप्लाई करें। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को रहेगा आगे के लिए भी और सारी चीजों के लिए, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मिड वैकेंसी है, फोकस वहां करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, वहां पे कंपटीशन आप लोगों का ठीक ठाक रहेगा। अब गाइस यहाँ पे ट्रेड देखें तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, वो इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये ट्रेड चूज कर सकते हैं। बाकी ये स्ट्रीम वाले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड मैकेनिक रेडियो एंड टीवी को चूज करेंगे। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड यहाँ पे टर्नर, मशीनिस्ट, इन सभी ट्रेड में से कोई ट्रेड चूज कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले मोटर व्हीकल, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक एंड मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सभी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेड को चूज कर सकते हैं, जो भी डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो ITI स्टूडेंट्स वाले हैं, आपने जिस ट्रेड से ITI किया है आपका तो वो रहेगा ही। सो आशा करता हूँ ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे इसकी मैं पर्टिकुलर वीडियोस लेके आऊंगा जिसका आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। वह इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियोस होंगी एंड ट्रेड थ्योरी की वीडियोस होंगी। इवन ट्रेड थ्योरी की तो काफी सारी क्लासेस यूट्यूब पर इस तरीके की डली हुई है कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट का जो पार्ट भी है ना, वो आपको टेंशन मतलब बिल्कुल मुक्त हो जाना है, उसकी तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। तो आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।